नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी पुरुष या स्त्री कन्या के विवाह में देरी हो रहा है तो विवाह में देरी का कारण हम जानेंगे, देरी का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। या फिर अगर किसी का विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में तनाव क्यों है उसका कारण जानेंगे और उपाय जानेंगे। यानी विवाह में देरी या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव, कारण व निवारण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप किसी की भी कुंडली देखिए, बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी स्वयं की कुंडली भी देख करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। विवाह के लिए हमें जाना होता है सप्तम भाव पर। ये हमारा होता है विवाह का भाव, यानी ये हमारा होता है दाम्पत्य जीवन का भाव। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के लिए और स्त्री हैं तो आपके पति के लिए ये भाव होता है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, देरी हो रही है, तो उसके जो कारण हैं वही कारण विवाह के बाद तनाव के भी कारण होते हैं। इन केस कुछ लोगों का कभी कभी विवाह ही नहीं होता या बहुत देर से होता है। अगर विवाह करा दिया जल्दी तो वही योग विवाह के बाद परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों का कारण क्या है, यानी विवाह के सुख में खलल डालने वाले। अब विवाह के सुख में खलल डालने का मतलब है, एक तो अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भी विवाह के सुख में खलल ही है, मिल ही नहीं रहा है। और हो गया तो जब नहीं हो रहा था तो उसके लिए परेशान थे कि स्त्री का सुख या पति का सुख मिल ही नहीं रहा है, और जब हो गया, मिल गया, तब अलग से परेशान हो गए कि ना किए होते तो अच्छा था, ऐसी ज़िंदगी खराब हो गई। ये तक बोलना पड़ जाता है, कहना पड़ जाता है। तो इन सब का कारण बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसी भी भाव का विश्लेषण करने में आपको भाव, भावेश और कारक को देखना चाहिए। अगर ये इन तीनों में से अगर तीनों की तीनों चीज़ें खराब हों तो व्यक्ति के विवाह में देरी होगी या फिर व्यक्ति का विवाह हो ही ना, ऐसा भी है। अगर हो भी जाए तो तलाक हो सकता है। तो पहले हम भाव देखेंगे, सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह नीच राशि में हो तो वह एक पहला कारण बनता है। आप किसी की भी कुंडली में देखेंगे, अगर सातवें भाव में कोई नीच का ग्रह होगा तो जीवन साथी में आपके कुछ ना कुछ ऐसा ऐब आ जाएगा, कमी आ जाएगी, जिसके कारण से आपको तनाव, टेंशन होगा, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, कोई ना कोई एक ऐब ऐसा हो जाएगा। यानी यहाँ पर सूर्य 7 नंबर की गिनती में लिखा हो, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में लिखा हो, मंगल 4 नंबर की गिनती में यानी कर्क राशि में हो, बुध इसी प्रकार से 12 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ हो, गुरु यहाँ पर 10 नंबर की गिनती में बैठा हुआ हो, शुक्र यहाँ पर 6 नंबर की गिनती में हो और शनि यहाँ पर 1 नंबर की गिनती में है, तो नीच है, यानी भाव का फल क्या हो गया, खराब हो गया। अच्छा, मैं इस चीज़ को इसलिए बोल देता हूँ, कुछ लोगों को जानकारी है कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का है, तो कृपया वे थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, क्योंकि जो नए हैं, जो नए लोग जुड़ेंगे, मेरा उद्देश्य ऐसा है कि जो नए लोग आके जुड़ते जाएं उनको भी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जब पहली बार कोई वीडियो देखेगा, उसको कुछ समझ में आएगा तो वो फिर और आगे सीखने का प्रयास करेगा, और वो जब और सीखने का प्रयास करेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, तो मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो अगर कोई ग्रह भाव में नीच का है तो भाव के फल को बिगाड़ देता है। यहाँ पर अक्सर मैंने
ये भी देखा है कि अगर सूर्य या गुरु में से कोई ग्रह नीच का होता है तो ऐसे जातकों का किसी ऐसे जीवन साथी से विवाह होना संभव होता है, ऐसा जीवन साथी मिलना संभव होता है जो उनसे या तो उम्र में काफ़ी बड़ा हो या जिसके पहले से ही एक मैरिज हो चुकी रही हो, ऐसी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये ग्रह अगर नीच के मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसी ग्रह का उपाय करिए, यानी जो ग्रह सप्तम भाव में नीच का होगा उसका उपाय कर लेना है। अभी इसमें मैं नक्षत्रों का कनेक्शन भी जोड़ूंगा, तब और भी प्रबलता आपको पता चलेगी। इसी प्रकार से आपको देखना क्या है, सप्तम भाव आपने देख लिया। अब सातवें भाव का जो स्वामी हो उसे क्या बोलेंगे, भावेश। सातवें भाव के स्वामी को देखिए, सातवें भाव का जो स्वामी होगा सप्तमेश होगा, वह किस स्थिति में है। अगर वह नीच राशि में हो, अगर वह अस्त हो, अगर सातवें भाव का स्वामी या सातवां भाव स्वयं ही पाप कर्तरी में हो, या सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में गया हुआ हो, तो भी ये समस्याएं आती हैं। अगर सातवें भाव का स्वामी, मान लीजिए मैं कोई एक कुंडली ले लेता हूं, यहां पर मेष राशि है तो स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, मंगल हुआ। अब मंगल कुंडली में कहीं 4 नंबर की गिनती पर बैठा है, तो अब सातवें भाव का स्वामी नीच का हुआ, तो यह भी एक कारण बन सकता है। सातवें भाव में ही कोई अस्त होकर के ग्रह बैठा हो, या सातवें भाव का स्वामी ही अस्त हो, सातवें भाव के आगे और सातवें भाव के पीछे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो झिकझिकबाजी लगी रहेगी। अच्छा, बहुत से मामलों में ऐसा भी है पति पत्नी का जीवन चलता है, दोनों लोग विवाह को जन्मों का बंधन मान के चलाते हैं, प्रेम भी रहता है, लेकिन अगर पाप कर्तरी में होता है भाव तो उनके बीच रोज किसी ना किसी बात को लेकर के झिकझिकबाजी होती है। हालांकि वो लड़ेंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे का ख्याल और प्रेम करेंगे अगर अन्य योग अच्छे हैं तब। अगर भाव में नीच का है, भावेश नीच का है, भाव या भावेश पाप कर्तरी में है, जितने अशुभ योग मिलेंगे उतना ही चांस बनेगा कि विवाह में देरी हो, विवाह ना हो, या विवाह के बाद तनाव या तलाक हो। अगर एकाध दोष मिलते हैं तो सिर्फ देरी करा देगा, अधिक दोष मिलेंगे तो विवाह होगा ही नहीं, या हुआ तो टूटता गया। तो ये चीज ख्याल रखना है। ये भावेश नीच का हो गया। अगर यहाँ पे 1 या 8 नंबर की गिनती होगी तो स्वामी कौन सा होगा, मंगल होगा। अब अगर मंगल 4 नंबर की गिनती में है तो नीच का है। अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी है तो भावेश कौन सा ग्रह होगा, शुक्र होगा। अगर वह शुक्र कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर कहीं बैठा है तो नीच का होगा। वैसे भी इस भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है, शुक्र। अगर किसी की कुंडली में शुक्र नीच राशि में होगा, कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, शुक्र नीच राशि में हो, तो कुछ ना कुछ मन मुटाव, मानसिक दूरी पैदा ही होती है। कुछ ना कुछ मानसिक असंतुष्टि ऐसे पुरुष को अपनी स्त्री से हो ही जाता है। और अगर स्त्री की कुंडली में है तो ऐसी स्त्री को अपने पति से थोड़ा सा काम, समय बढ़ने के साथ साथ काम सुख के अभाव का आभास होने लगता है। तो ये चीज़ भी शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गुरु अच्छा है, भावेश अच्छा है तो विवाह चलेगा। वो मन की असंतुष्टि जो है वो मन में ही रह जाएगी, उसके कारण से व्यक्ति जो है तनाव भले अपने आप में घोट पी जाए लेकिन तलाक की तरफ नहीं जाता है। तो ये हो गया। अगर 2-7 नंबर की गिनती अगर सप्तम भाव में है और शुक्र कहीं 6 नंबर की गिनती में है तो ये नीच का हुआ। इसी प्रकार से 3 और 6 नंबर की गिनती हो तो भावेश कौन होगा, विवाह भाव का स्वामी बुध होगा। अब अगर वह बुध कुंडली में कहीं 12 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो नीच का हुआ, यानी वह कारण बनेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ग्रह खराब है, उसी ग्रह का उपाय करना है। इसी प्रकार से अगर 9 या 12 नंबर की गिनती लिखा है तो इस भाव का स्वामी गुरु, कहीं कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर है तो वो खराब है। अगर 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है इस भाव में तो स्वामी कौन होगा, शनि होगा। और शनि अगर कुंडली में कहीं 1 नंबर की गिनती पर है तब नीच का है। 5 नंबर है तो सूर्य
स्वामी है और सूर्य 7 नंबर की गिनती पर नीच का होगा। 4 नंबर है तो चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर नीच का होगा। जो ग्रह नीच का होगा भाव में या भावेश, उस ग्रह का उपाय हमें करना है। उपाय क्या किया जाता है, अभी और भी कारण है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। उपाय में कोई भी ग्रह नीच का है तो दान करिए, उसकी वस्तु का दान करिए और उसके मंत्रों का जप करवाइए। ये 2 चीज़ें होती हैं। दान जो है उस ग्रह की वस्तु का अगर अपने वजन के बराबर किया जाए तो अति शीघ्र लाभ देता है। अब कोई आपके पास आया हॉरोस्कोप ले करके दिखाने के लिए, आप किसी का देख रहे हैं और विवाह में देरी जानना है, आपको इन दोनों में से कोई कारण मिला, तो आप क्या करिए कि जो भी ग्रह खराब मिला उस ग्रह की वस्तु का दान उसके वजन के बराबर कराइए। अगला कारण क्या बनता है उस पे भी चलेंगे। एक कारण ये भी बनता है कि अगर सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का अधिक प्रभाव हो। क्रूर ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे? शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य। पहला क्रूर ग्रह सूर्य है, दूसरा कौन सा है? मंगल है, तीसरा आपका हो जाएगा शनि, फिर राहु और केतु। ये आपके क्रूर ग्रह है। अगर इनमें से एक से अधिक ग्रह, यानी कम से कम 2 ग्रह, एक ग्रह होगा तो भी परेशानी पैदा करेगा, लेकिन अगर 2 हो गए तो और परेशानी, 3 हो गए तो और परेशानी। अगर सप्तम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हो, मान लीजिए शनि यहाँ हो गया तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, मंगल यहाँ हो गया तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी। सप्तम भाव पे जितने अधिक से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, चाहे ये बैठे हो सप्तम भाव में, चाहे सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो ये भी विवाह में देरी का कारण बन जाते हैं या विवाह के बाद तनाव और तलाक देने के जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जो क्रूर ग्रह उन भाव सप्तम भाव में है या देख रहा है, उसकी वस्तु का दान और जप आपको रेकमेंड करना है। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें और देखनी चाहिए। एक तो आप देखिए वैवाहिक जीवन में अगर तनाव की बात है या विवाह में देरी की बात है तो क्या व्यक्ति मांगलिक तो नहीं है। अगर मंगल 12वें भाव में हो, मंगल लगन में हो, मंगल चतुर्थ भाव में हो, मंगल सप्तम भाव में हो या मंगल अष्टम भाव में हो, ऐसे याद कर लीजिए, एक वी साइन बनता है। ऐसे इन भावों में मंगल के होने से कुंडली क्या हो जाती है? मांगलिक हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मंगल 1 नंबर की गिनती में है तो मांगलिक से मुक्त हो जाएंगे। अगर मंगल यहाँ 1 नंबर यानी मेष राशि का, चतुर्थ में वृश्चिक का और सप्तम में मकर का हो तो भी मांगलिक बनाता है, मांगलिक दोष नहीं लगाता है। दोष मतलब विवाह के बाद जीवन साथी के मरने मराने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब मंगल का नक्षत्र भी सही हो। नक्षत्र वाले विषय पर मैं अभी आगे आऊँगा। अगर कोई कुंडली मांगलिक है तो भी विवाह में देरी का कारण बनेगा। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग मांगलिक तो होते हैं लेकिन फिर भी विवाह समय से होता है, कुछ लोग मांगलिक होते हैं तो विवाह समय से नहीं होता। आप अचंभे में पड़ेंगे, अरे वो मांगलिक था उसका तो समय से हुआ, ये भी मांगलिक है तो इसका समय से क्यों नहीं हो रहा है। वही मांगलिक 2 कुंडलियों में 2 प्रकार से प्रभाव कैसे दे सकता है? तो ऐसे दे सकता है कि एक तो मांगलिक आप देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उनकी पोजीशन कैसी है। सिर्फ मांगलिक होना देरी का कारण बन सकता है, होगा नहीं, बन सकता है कारण होगा ही ऐसा नहीं है। तो 7वें भाव के स्वामी आदि को भी देखना है। एक मैं आपको बहुत गूढ़ फार्मूला दे रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति मांगलिक है और उसका मंगल उग्र नक्षत्र में हो या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, बहुत देर से होता है या होके टूट जाता है। उग्र नक्षत्र कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। उग्र नक्षत्र में पहला नक्षत्र आएगा आपका भरणी, यानी मंगल अगर भरणी नक्षत्र में हो और तब कुंडली मांगलिक हो तो उसे मांगलिक नहीं महामांगलिक मान सकते हैं। दूसरा होता है उग्र नक्षत्र में मघा और तीनों पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद,
अगर इन नक्षत्रों में मंगल है तो उग्र नक्षत्र में है, कुंडली मांगलिक हो और मंगल इन नक्षत्रों में हो, तब तो अब बड़ा अशुभ हो गया। अब विवाह तय होगा, रिश्ता फिक्स होगा, लेकिन होगा नहीं, टूट जाएगा। विवाह होने के पहले ही टूट जाएगा फिक्स हो करके, और अगर होगा तो टूटेगा ही टूटेगा। इस बात में और श्योरिटी लाने के लिए आप ये देख लीजिए कि जो 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह है, अगर कोई ग्रह 7वें भाव में बैठा है, सप्तमस्थ अगर 7वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह किस नक्षत्र में है। अच्छा, यहाँ पे उग्र मैंने लिख दिया, तीक्ष्ण नक्षत्र भी आप जान लीजिए। अगर मंगल उग्र में हो या तीक्ष्ण में हो तो सेम प्रभाव देगा। आर्द्रा नक्षत्र में हो, आश्लेषा नक्षत्र में हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो या मूल नक्षत्र, ये इतने नक्षत्र आपको याद रखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 3 9 नक्षत्र ये ऐसे नक्षत्र हैं कि अगर इन 9 नक्षत्रों में आपका मंगल दोष बने तो भयंकर है। इन 9 नक्षत्रों में आपके सप्तम भाव में स्थित कोई ग्रह हो या सप्तमेश जो 7वें भाव का स्वामी है वह इन नक्षत्रों में होगा तो आप समझिए वैवाहिक सुख में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है तो तुरंत आप नक्षत्रों पर जाइए, वहाँ से प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, 7वें भाव में ग्रह भी ठीक है, 7वें भाव का स्वामी भी ठीक ठाक है, नीच का नहीं दिख रहा, अस्त नहीं दिख रहा है, तो आप ये देखिए उनके नक्षत्रों को। अगर नक्षत्र गड़बड़ है तो उसका उपाय कराइए। नक्षत्र जो नक्षत्र गड़बड़ है, हर एक नक्षत्र का मंत्र होता है, उन नक्षत्रों का मंत्र जाप करवाइए और उस ग्रह का भी करवाइए। अब अगली चीज यहाँ पर एक चीज और देखिए, अगर एक की कुंडली मांगलिक हो, मतलब पति पत्नी में किसी एक की कुंडली मांगलिक हो और दूसरे की कुंडली मांगलिक ना हो तो विवाह के टूटने के बहुत प्रबल चांस रहते हैं। और अगर जो मांगलिक है दोनों में से उसका मंगल या 7वें भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश उग्र या क्रूर नक्षत्र में गया है तो रिश्ता जुड़ने वाला नहीं है, डाइवोर्स होगा ही होगा। ये मांगलिक है। मंगल किस नक्षत्र में है? उग्र में है। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी उग्र में है। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी तीक्ष्ण नक्षत्र में है, उग्र नक्षत्र या क्रूर नक्षत्र। सिर्फ उग्र का मतलब उग्र नहीं, उग्र और तीक्ष्ण जो पूरा नक्षत्र लिखा था दोनों समझिए। अगर ये तीनों फैक्टर लागू हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य का सुख है ही नहीं। लगन कुंडली से आपको सब कुछ ठीक ठाक मिल गया तो आप ये देखिए कि जो विवाह के बाद का जीवन है, क्या उस जीवन में पति पत्नी के बीच हृदय का मिलान रहेगा कि सिर्फ वैवाहिक जीवन को चलाने की जिम्मेदारी ही निभाएंगे। एक तो जिम्मेदारी है, चलो विवाह किए, पत्नी है मेरी, पति है, चलाते हैं, लेकिन क्या दोनों के बीच कितना भी बवाल हो, विवाद हो, कुछ भी है तो क्या दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम का बीज भी अंकुरित है? यानी दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम भी तो करने लगे हैं कि नहीं? ये जानने के लिए आप नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव पर आ जाइए। लग्न कुंडली नहीं, कौन सी कुंडली में? नवमांस कुंडली के। नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह होगा या शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो आप ये जानिएगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे सच्चा प्रेम करता है। तो ऐसे में अगर वो कुछ गलती भी कर रहा है तो भी बर्दाश्त करिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम वास्तव में करता है। अगर नवमांस के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये एक कारण भी बनता है। अगर लगन कुंडली से वैवाहिक सुख को घटाने वाले तथ्य आपको मिल रहे हैं और नवमांस के चतुर्थ भाव में भी क्रूर ग्रह है या क्रूर ग्रह की दृष्टि है, अगर आपने यह निष्कर्ष निकाला लग्न कुंडली देख करके कि विवाह में देरी है या विवाह के बाद तलाक है, विवाह के बाद तनाव है, तो इस बात को और श्योर करने के लिए आप नवमांस के चौथे भाव को देख लीजिए। लग्न में अगर आपको ये सब मिला है और नवमांस के चतुर्थ में भी क्रूर ग्रह है तो आप श्योर हो जाइए कि परेशानी होने वाली है।
एक चीज़ और उपायों के बारे में मैं बताऊंगा। लोग जब परेशान होते हैं तो कुछ लोग महामृत्युंजय कराते हैं, कुछ लोग सप्तशती, बहुत सारी चीज़, विष्णु सहस्त्र नाम आदि कराते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप कराइए, महामृत्युंजय कराइए, सप्तशती कराइए, विष्णु सहस्त्र नाम कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन जिस ग्रह के कारण कुंडली देखने के बाद आपको अगर पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में है, नीच राशि में है, तो चंद्रमा का जरूर शामिल करिए। ये जो आप पाठ करवाते हैं, बड़ा बड़ा महामृत्युंजय हो गया, सप्तशती हो गया, ये सब आपका एंटीबायोटिक का काम करेगा। लेकिन जो कुंडली का ग्रह खराब है वो पैरासीटामॉल है। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं देंगे तब तक आप सही नहीं होंगे। या आप सिर्फ जो है, जो ग्रह खराब है उस ग्रह का उपाय अनिवार्य है, उसी से ही आपको राहत मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पर जाइए। अब किसी का पता चला चंद्रमा सप्तम में है, मारक भाव में है, ये चंद्रमा यहाँ पर मारक भाव में नीच का है, चंद्रमा की दशा इनको तकलीफ देगी, ये आपको निर्धारित हो गया। तो अब चंद्रमा का उपाय कराइए, फिर महामृत्युंजय कराइए या कुछ भी कराइए, लेकिन चंद्रमा का कराना ही कराना है। कुंडली देख के जो ग्रह गड़बड़ मिल रहा है उस ग्रह का निदान आवश्यक है, उसके बाद सब एक्स्ट्रा आप करा सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन के कुछ पक्षों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और जो लोग रुचि लेने वाले हैं वो थोड़ा अपनी तरफ से भी दिमाग लड़ाएं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। जैसे यही नहीं, हर जगह, हर क्लास, हर टीचर से होता है। जैसे मैं ये बोल दूं कि मान लीजिए कि मंगल को मैं नीच कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि में हो तो वो गड़बड़ होता है। अब मैं नीच राशि बोल रहा हूं और 4 नंबर लिखने के बजाय 8 नंबर लिख के मंगल लिख दिया, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा। आपको ये भी समझना चाहिए कि हाँ, एक्सप्रेशन के चक्कर में, भाव व्यक्त करने के चक्कर में 4 लिखने के बजाय 8 हो रहा है। अगर मैं, ये त्रिक भाव है ज्योतिष में, सबसे पहले सबको यही पढ़ाया जाता है, 6 8 12 त्रिक है। अगर मैं इसे त्रिक के बजाय, दिमाग में तो मुझे तो लग रहा है कि मैं त्रिक बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है त्रिक के बजाय त्रिसडाय निकल गया हो, तो उतना आप ध्यान दीजिए, उतना करेक्ट किया जाता। आप भी क्लास में पढ़े होंगे जब, तो जो गुरुजी आपको बड़े मन से पढ़ाते रहेंगे, ऐसे होता है, क्योंकि फोकस रहता ना कि मैं कितना अच्छा सप्लाई कर ले जाऊं, कितना अच्छा सामने वाले को बता ले जाऊं, दिमाग उसी में व्यस्त हो जाता है थोड़ा सा, तो आगे पीछे हो जाता है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आओगा। नोट करिए और समझिए, सीखिए।